बच्चे डरे रहते हैं कि 2 नंबर वाले प्रश्न कहीं से ही पूछ लेता। आज सिर्फ वही प्रश्न लेकर आए हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूरी टीम लगी है, 2 नंबर वाले प्रश्न छाटे हैं और सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ एक ही केमिस्ट्री के टोटल 10 चैप्टर केमिस्ट्री में 5 चैप्टरों से क्वेश्चन लेकर आए हैं। अकार्बनिक रसायन से 2-2 नंबर वाले। आज की सिर्फ इस क्लास को देखियो, इन्हीं में से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सन डालो भी मिलेंगे 2024-25 और हर क्वेश्चन पर हर सन डालो भी मिलेगी, क्योंकि वही क्वेश्चन लेकर आए जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए पहला क्वेश्चन क्या वो देखते हैं कि किसी विलयन की मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। चैप्टर नंबर 1 से है, चैप्टर का नाम होता है विलयन। मोलरता किसे कहते हैं? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बात आती है मोललता को, तो वहां पर सिर्फ क्या हो जाता? किलोग्राम हो जाता। परिभाषा के अकॉर्डिंग किसी विलयन के 1 लीटर विलय के मोलों की संख्या, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसकी संख्या? मोलों की संख्या। और ये बात याद रखेंगे, मोल बराबर क्या होता? मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। जितना भी विलय का भार होगा या जितना भी विलय का अणुभार होगा वो मोल होंगे, क्योंकि हम मोल निकालने पड़ते। अब आयतन लीटर में, आयतन लीटर में भी हो सकता है, एमएल में। एमएल में होगा 1000 से भाग देंगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा। उसके साथ क्या लिखा है? उदाहरण में लिखा है, यदि किसी पदार्थ कैपिटल ए के विलयन की मोलरता कितनी है? 0.25 मोलरता दी गई, तब यह दर्शाती है पदार्थ के 0.25 मोल 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। ये इसका एक एग्जाम्पल हुआ, बेहतरीन एग्जाम्पल। हालांकि क्लासों में, स्कूलों में लिखवाते नहीं है मोलरता मोलता के, लेकिन हम एग्जाम्पल भी लिखवा रहे हैं कि एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन पूछ लेता। अब यही दे देता कि मोलरता को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। तो वैसे ही मोलरता होती है, उसी की तरह से आती है मोललता। बस किसी विलायक के 1 किलोग्राम, वहां क्या था? किसी विलयन के 1 लीटर 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब विलय के मोल बराबर क्या होता? भार बटे अणुभार। तो W अपॉन क्या आ जाता? M। और यहां क्या लिख देते हैं? 1000, क्योंकि किलोग्राम को चेंज करते हैं ग्राम में। और यहां क्या आ जाता? विलायक का भार ग्राम में। और वैसे पिछले वाले में हो जाता विलायक का भार ग्राम में, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो सब दिए गए हैं जिनमें भार दिया गया है ग्राम में, या फिर जितने भी न्यूमेरिकल दिए उनमें सब में आयतन दिया गया है एमएल में। उसी तरह से इसका एग्जाम्पल भी है, 1 मोलल केसीएल विलयन दर्शाता है कि 1 मोलल यानी मोललता दी गई है, 1 स्मॉल एम भी बनाया गया। इस विलयन की मोलरता 1 किलोग्राम जल में केसीएल का कितने ग्राम है? 74.5 ग्राम घुले हैं। 74.5 अणुभार भी होता है केसीएल यानी पोटेशियम क्लोराइड का। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, इंपोर्टेंट भी है और इसके न्यूमेरिकल्स भी इंपोर्टेंट है। एक पीरियड लेकर आएंगे पूरी केमिस्ट्री के टॉप क्लास न्यूमेरिकल्स की सिर्फ। अगला क्वेश्चन होता है NaCl का विलयन का हिमांक कम होता। NaCl नमक का हिमांक कम है तथा जल का अधिक होता। जल का हिमांक ज्यादा होता है, जबकि NaCl का विलयन का क्वथनांक जल से अधिक होता। क्वथनांक अधिक है लेकिन हिमांक कम है NaCl का। अब उसका कारण बताना। सन दिखाई दे रहे हो 2024, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर में। जब किसी विलय को जल में घोला जाता, विलय को किसी जल में घोला जाता, तो विलय क्या हो गया? जिस भी विलय को घोला जा रहा है, चाहे वो NaCl हो, यूरिया हो या कुछ भी हो सकता, और जिसमें घोला जाता वो विलायक होता। विलय की पहचान याद रखेंगे, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलायक होता, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता। तब वाष्प दाब कम हो जाता है, अतः किसी विलयन का उच्च ताप पर उबलता है जबकि कम ताप पर जमता है। ये नॉर्मल सी बात है, कोई भी विलयन तुम्हारे पास है, कम ताप पर आके जमना शुरू होगा और तापमान बढ़ाते रहोगे तो उसकी भाप बननी शुरू होती, यानी उसका वो क्वथनांक कहलाता। यही कारण है NaCl का हिमांक कम होता तथा जल का अधिक होता है। NaCl ठोस रूप में भी होता तो उसे हिमांक कम लगेगा और क्वथनांक ज्यादा लगेगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर नंबर 1 के बेहतरीन क्वेश्चन है वो सब सोल्व कराएंगे पूरे 5 चैप्टरों के। अब अगला क्वेश्चन है हिमांक में अवनमन तथा विलय के मोलर द्रव्यमान। हिमांक में अवनमन को शो कर देते हैं डेल्टा TF से। T होता टेम्परेचर और F शो करता फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक अवनमन को। अब एक विलयन का हिमांक अवनमन विलय के मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोलर द्रव्यमान को शो करते हैं M से, तो M समानुपाती किसके हो जाएगा? अगर व्युत्क्रमानुपाती है 1
1/Δ TF। इसके भी न्यूमेरिकल्स है। क्वेश्चनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं। एक क्लास बेहतरीन वाली लेकर आएंगे न्यूमेरिकल्स की, सिर्फ उन न्यूमेरिकल्स को पढ़ना, उससे अलग कोई न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है मोल अंश। याद रखेंगे मोल अंश को मोल प्रभाज भी कहते हैं। नॉर्मली सिर्फ इतना में याद रखना, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोल यानी कि विलय के मोल तथा उसी विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मोल के योग के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोल यानी कि या तो विलय के मोल या फिर विलायक के मोल तथा उसी विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मोल, विलय के मोल भी और विलायक के मोल के भी। नहीं समझना, इस तरह समझा सकते हैं। देखो मोल अंश को मोल प्रभाज भी कहते हैं। मोल अंश को मोल प्रभाज, अगर विलय का है तो x1 कर लेते। किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोल यानी कि विलय के मोल, विलय के मोल तथा उसी विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मोल यानी कि विलय के मोल भी, विलय के मोल भी और विलायक के मोल भी। और विलय विलायक की पहचान, जिसकी मात्रा कम वो विलय, जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक। यहां के लिख देंगे विलायक के मोल, विलायक के मोल को मोल प्रभाज कहते हैं। अगर विलय के लिए लिख रहे हैं, अगर यहां होता विलायक के लिए x2 तो विलायक के मोल अपॉन विलय के मोल। अब मोल को शो करते हैं n से, अगर विलय है तो n प्लस कैपिटल N और n बराबर होता है W अपॉन M। तो विलय का W दोनों स्मॉल स्मॉल और M भी स्मॉल, और विलायक है तो कैपिटल W अपॉन कैपिटल M विलय के लिए। उसी तरह से विलय के लिए निकाल सकते हैं। परिभाषा पढ़ते हैं कि एक विलयन में किसी घटक की विशेष मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। या फिर इतना याद रख सकते हैं, ये याद रखो किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोल यानी कि विलय के मोल तथा उसी विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मोल, विलय के मोल भी विलायक के मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ये जो अनुपात आता तो घटकों के मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। अगला प्रश्न, बहुत कम टाइम में सारे 2 नंबर के क्वेश्चन क्लियर कराएंगे भी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, इसी चैप्टर से है। निम्न विलयनों में से किसका परासरण दाब अधिक होगा, कारण सहित बताइए। 2 विलयन दिए गए, 0.1 m यूरिया और दूसरा दिया गया सोडियम क्लोराइड। तो किसका परासरण दाब अधिक होगा, जो आयनित हो जाता है उसका परासरण दाब ज्यादा होता है। तो सोडियम क्लोराइड आयनित हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड आयनित कैसा होता है, जब इसे किसी वियोजित करोगे तो ये टूटेगा भी Na+ में और Cl- में, जबकि यूरिया वियोजित नहीं होगा तो इसका परासरण दाब कम रह जाएगा। इनमें 0.1 सोडियम क्लोराइड को जलीय विनिमय में परासरण दाब अधिक होगा। पहली बात क्लियर हो गई कि NaCl का परासरण दाब अधिक होगा क्यों, क्योंकि ये आयनित हो जाता, क्योंकि यह आयन पर Na+ तथा Cl- के 2 आयन देता, जबकि ग्लूकोज आयनित नहीं होता है। इसकी जगह ग्लूकोज कर लो, चाहे यूरिया भी रहने दो। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ग्लूकोज आयनित नहीं होता तो उसका परासरण दाब कम रहेगा। इतनी बात सिर्फ याद रखेंगे। अगर अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। इस चैप्टर से कितनी बार ये पूछी गई निम्न समीकरण 2016, 17, 18, 20, 2023, 25, लगभग हर साल ये निम्न समीकरण आती है। निम्न समीकरण के अंदर क्या बात बताई गई, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताने वाली समीकरण को निम्न समीकरण कहते हैं। सिर्फ ये लाइन याद रखेंगे, इलेक्ट्रोड और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताने वाली समीकरण को निम्न समीकरण कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव होता है E सेल और मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है E नोट सेल। फॉर्मूला निम्न समीकरण का -0.0591 अपॉन n। n क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, log 10 OS अपॉन RS। OS क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था। RS क्या होगा, रिडक्शन स्टेट यानी कि अपचयन अवस्था। वो न्यूमेरिकल में सब क्लियर कराएंगे। सबसे ज्यादा यूज जो इसका न्यूमेरिकल के लिए थ्योरेटिकल रूप में इतनी बार पूछी गई, सिर्फ 2 नंबर के लिए। यही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 2 नंबर में पूछे गए हैं और किसी साल वही क्वेश्चन 3 नंबर और 4 नंबर में पूछा गया। तो 3 नंबर वाली वीडियो, 4 नंबर वाली वीडियो न्यूमेरिकल्स की वीडियो और 5 नंबर यानी लॉन्ग क्वेश्चन की सभी वीडियो आने वाली, सिर्फ चैनल से जुड़े रहे।
अब ई नोट सेल क्या बताया था, मानक इलेक्ट्रोड व्यूह, ई सेल इलेक्ट्रोड व्यूह, एन क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आर क्या होगा गैस नियतांक, टी होगा परमताप। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया आर टी एफ हटा के दोनों की तरफ, वरना है एक वैल्यू आती है 2.303 एनटी अपॉन एफ। नैना समीकरण के बाद अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट कोलराउश का नियम। अब ये कोलराउश का नियम 2017, 19, 23, 25 में 4 बार अब तक आ चुका, पिछले कुछ सालों में सिर्फ 2 नंबर में। अब बात करें 3 नंबर में, तो 3 नंबर में ये कोलराउश का नियम कम से कम 5 या 6 बार पूछा गया है 3 नंबर वाले प्रश्न में, चाहे अनसोल्ड पेपर देखना। अब कोलराउश ने बात क्या बताई थी, यदि प्रत्येक चालकता पथ को विद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा की जाए तब किसी विद्युत अपघट्य के अनंत अनुता पर चालकता, अगर हम शॉर्ट शब्दों में बात करें, कम शब्दों में, अनंत अनुता पर किसी विलयन की चालकता, अनंत अनुता पर किसी विलयन की चालकता। अब विलयन क्या हो सकता है, वो मान लो इस समीकरण है कोई HCl की, तो ये टूटेगा H+ में और Cl- में। अब इसकी हम लिखेंगे विशिष्ट चालकता अनंत अनुता लगा दी, उसके धन आयनों, उसके धन आयन क्या होगा H+ तथा उसके ऋणायनों का योग होती है, ऋणायन कौन होगा Cl-। किसकी निकलना है हम, विशिष्ट चालकता HCl की। अनंत अनुता के लिए इन्फिनेटिव लगा दिया, उसके धनायनों तथा ऋणायनों का योग होती है, ये कोलराउश ने बात बताई थी। अब इसके अनुप्रयोग क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंत अनुता पर मूलक चालकता की गणना कीजिए। दुर्बल कोई विद्युत अपघट्य, उसकी चालकता नहीं पता, तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं उनकी सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, आयनिक गतिशीलता के मान की गणना करने में लैम्डा इन्फिनेटिव जो निकालते हैं। अगला प्रश्न, गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर स्पष्ट किए, पिछले साल ही क्वेश्चन आया था, गैल्वेनिक सेल क्या होता है और विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। याद रखेंगे इस तरह से कि विद्युत अपघटनी सेल फिजिक्स का सेल है और गैल्वेनिक सेल केमिस्ट्री का सेल है। तो फिजिक्स वाले सेल में क्या होता है, रासायनिक, इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इस विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, दोनों के अंदर अलग अलग क्या होगा, इसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, पहला पॉइंट। अगला, इसमें रेडॉक्स विभव स्वतः संपन्न होता है, अपने आप रेडॉक्स विभव बनना शुरू हो जाता है और अपने आप ही कंप्लीट हो जाता है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होती है, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो रेडॉक्स अभिक्रिया शुरू हो जाती है। इसमें किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती, इसमें बाह्य परिपथ में बैटरी या विद्युत ऊर्जा का अन्य स्रोत लगाना आवश्यक होता है। इसमें लवण सेतु या सैरंध्र पात्र प्रयुक्त होता है, इसमें लवण सेतु सैरंध्र पात्र प्रयुक्त नहीं होता है। अब इसके बाद एक अगला क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या समझते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया, रासायनिक बल गति की। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जो अभिकारक पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो उदाहरण दे सकते हैं कि H2 + Cl2 और इनसे बनेगा HCl, बैलेंस ही करोगे तो 2 आएगा। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ये कोई अभिक्रिया चल रही है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर, यानी इन दोनों पर निर्भर नहीं करेगी इसकी मात्रा, तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, और जो प्रथम घात पर निर्भर करती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो द्वितीय घात पर निर्भर करती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए। वेग स्थिरांक निकालेंगे भी, के का मान, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण अभिकारक की आणविक सांद्रता को शो करते हैं इसी से, उस अभिक्रिया वेग के किस अभिक्रिया वेग को शो करते हैं dx/dt से। तो dx/dt समानुपाती होता है सांद्रता के, सांद्रता क्या है c, और जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता कोई ना कोई नियतांक आता, नियतांक आगा यहां पर k, और k नियतांक को बोलते हैं भाई वेग स्थिरांक।
अतः स्थिर ताप पर किसी अभिकारक पदार्थों की इकाई सांद्रता पर होने वाली अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक कहते हैं। तापमान स्थिर रहे, चेंज नहीं हो, होने वाला अभिक्रिया का जो वेग होगा वही वेग स्थिरांक कहलाता है। स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक ही कहलाता है। अगला, अभिक्रिया की कोटि को उदाहरण सहित समझाइए। कोटि किसे कहते हैं? कोटि अलग अलग प्रकार की होती है कि वह अभिक्रिया जो अभिकारक की सांद्रता पर या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, कोटि कहलाता है। जैसे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसकी सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होता है, यानी कि जिसकी सांद्रता किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ जाते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यह प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिक्रिया दर समीकरण को पदों की संख्या के बराबर होती है। अगर इस कोर्स चैप्टर के अंदर बात करें तो इस चैप्टर के अंदर एक अंतर है कोटि और आणविकता में। वो अंतर अभी देखने नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि हम सिर्फ 2 नंबर वाले क्वेश्चन लेकर आए, लेकिन वो अंतर लगभग 7-8 साल से लगातार हर साल बोर्ड एग्जाम में आता। आणविकता कोटि में अंतर लिखिए, क्या आणविकता किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं। लेकिन इन 2 नंबर वाले प्रश्न में सिर्फ वही प्रश्न लेकर आए हैं जो इंपोर्टेंट है। 3 नंबर वाले में कुछ और प्रश्न आएंगे, इनसे अलग तरह के सब तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे। अगले चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर का नाम है इसका डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, जैसे कि संक्रमण तत्व, रंगीन, यौगिक या आयन क्यों बनाते हैं। अगर किसी के पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है, याद रखेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन है किसी भी आयन के पास, कोई परमाणु आयन है उसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो वो रंगहीन होगा, दूसरा प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय उसे कहते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है। दूसरा, अगर किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि डी ब्लॉक के तत्वों के पास है, जीवित जितने भी डी ब्लॉक के तत्वों के आयन हैं उनके पास लगभग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। अगर किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक तो वो रंगीन होगा, कोई ना कोई कलर होगा उसका, और दूसरा रंगीन होने के साथ साथ उसमें चुंबकीय आघूर्ण भी होगा और वो अनुचुंबकीय होंगे। अनुचुंबकीय यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते खींचे चले जाते हैं। जैसे कि संक्रमण तत्वों के अधिकांश यौगिक ठोस अवस्था में या जलीय अवस्था में रंगीन होते हैं। जितनी भी धातुएं हैं डी ब्लॉक की सभी ठोस अवस्था में पाई जाती, सिर्फ याद रखेंगे एक मरकरी को छोड़कर जो कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, मरकरी Hg। रंगीन होते हैं, यह गुण एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों से अलग होता है। एस और पी के अंदर यह गुण नहीं है, केवल एस और पी के जितने भी तत्व वो रंगहीन है, लेकिन डी ब्लॉक के रंगीन है। संक्रमण तत्वों के यौगिक आयनों का रंगीन होना एक विशिष्ट गुण है, एक अपने आप में अलग प्रॉपर्टी है। वे आयन अथवा यौगिक जिनमें धातु के N-1 यानी कि जिनका डी उपकोष पूरा भरा हुआ नहीं है। डी उपकोष का मतलब क्या रहेगा, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और ऑर्बिटल बनते हैं इसके अंदर 5। अगर उसमें कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फील्ड भरा हुए हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं तो वो कहलाएगा युग्मित। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ इस तरह से है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली नहीं भरे हुए, सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन, तब वो कहलाता है अयुग्मित, यानी कि डी उपकोष उसका पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है। तो डी उपकोष अपूर्ण होने की वजह से एक तो ये अयुग्मित होंगे और प्राय रंगीन भी होंगे। बात 2 लाइनें याद रख लो या फिर इतनी थ्योरी याद रख लो। अगर अयुग्मित है तो रंगीन होगा, अनुचुंबकीय होगा। अगला क्वेश्चन पिछले साल ही आया था 2024 के अंदर, ये कि LuOH का होल थ्राइस की अपेक्षा, Lu होता लुटेशियम, La होता लेंथेनम की अपेक्षा अधिक क्षारीय क्यों होता, जबकि दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है। देखो La3+ से Lu कम होने के कारण आकार कम होता, लेंथेनाइड संकुचन के कारण जितना परमाणु क्रमांक बढ़ता उतना परमाणु आकार कम होता, क्योंकि लेंथेनम का इसका होता 58 और इसका होता 71। जितना परमाणु क्रमांक बढ़ता रहेगा उतना आकार कम होता और इन दो के बीच जो सहसंयोजक लक्षण बढ़ता रहता। किस किस के बीच में, LiO के बीच में, एक Li ना, Lu, La अधिकतम क्षारीय तथा Lu न्यूनतम क्षारीय होगा, इनके बीच में
जो सहसंयोजक बंध है उसकी क्षमता बढ़ती रहती है, क्योंकि परमाणु आकार कम होता है, इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लेते, उसे बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। अगला क्वेश्चन, Zn2+ के लवण सफेद होते हैं जबकि Cu2+ के लवण कैसे होते हैं, नीले रंग के होते हैं। वजह क्या है, दोनों का करो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Zn का भी और Zn कितना चार्ज दे रखा 2+, इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो Ar का मतलब क्या होगा, यहां तक एक एक्रिया गैस है, यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और लास्ट में क्या आ गया इसमें 4s2 और 3d10। लेकिन इस पर आवेश दे रखा 2+ चार्ज, तो पहले इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है, ऐसे तो s रह गया 0। और जब 3d10 का ऑर्बिटल बनाओगे तो सभी, अभी बताया था वाला फॉर्मेट, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित आएंगे, क्योंकि 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और हुंड के नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, तो इसी वजह से ये क्या होगा, रंगहीन होगा। अगर बात करें Cu2+ की, तो Cu2+ का परमाणु क्रमांक 29, 2+ चार्ज है इस पे, इलेक्ट्रॉन विन्यास Ar 18 पूरे और लास्ट में क्या आता है इसके 4s1 और 3d10। अब 2+ चार्ज होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन कम करोगे, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा इस d से और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इस, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल गया, एक यहां से, तो s तो रह गया 0 और 3d हो जाता है 9। अब 3d9 का ऑर्बिटल बना लेंगे, जैसे 3d9 का ऑर्बिटल बनाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन। हुंड के नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। सिर्फ इस एक इलेक्ट्रॉन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं बना, अयुग्मित है, इसके होने की वजह से ये रंगीन होगा Cu2+ का आयन, और रंगीन में कलर कैसे दिया गया इसका, नीले रंग का होगा। कारण यही होता जितना भी रंगहीन या फिर रंगीन होना। उसके बाद लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ भी, उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं। तो उप सहसंयोजन संख्या निकालने के लिए, उप सहसंयोजन संख्या निकालने के लिए लिगेंड की दंतुकता पता हो, उप सहसंयोजन संख्या निकालने के लिए लिगेंड की दंतुकता पता हो कि लिगेंड के बारे में अच्छे से, उप सहसंयोजन संख्या बराबर लिगेंड की दंतुकता। लिगेंड का क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे, आने वाली क्लास में पढ़ने को मिलेगा। लिगेंड की दंतुकता कि कितने दंतुक लिगेंड है, कितनी डेंसिटी है उसकी, इनटू लिगेंड की संख्या, और जितने भी लिगेंड की संख्या आई है वही निकाल के देगी हमें उप सहसंयोजन संख्या या फिर समन्वय संख्या। देखो, उप सहसंयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए कितने आबंध है। कोई भी कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल लिया CuCN का होल 6 और यहां लिखा हुआ 3-, कोई उप सहसंयोजी यौगिक है। उप सहसंयोजन संख्या क्या बताती है कि दोनों के बीच कितने आबंध बन रहे हैं उप सहसंयोजी। और निकालने का फॉर्मूला यही है, लिगेंड की दंतुकता मान लो इसकी 1 होगी और संख्या कितनी 6, 6 कम 6, यानी कि CN कॉपर के साथ 6 आबंध बनाता है उप सहसंयोजी। तो इसके अंदर ये सब बता दिया जाता। एम्बिडेंटेड लिगेंड इंपोर्टेंट है, 2017-25 में पूछा गया। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो धातु के साथ दोनों तरफ से जुड़े रहते हैं, दो तरफ दाता परमाणु होते हैं। वे लिगेंड जिनके पास 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, यानी दान करने वाले परमाणु, परंतु संकर बनाते समय, यानी कि इस टाइप का कोई यौगिक बनाते समय आयन केवल एक दाता परमाणु से सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। उसके पास है तो 2 से ज्यादा, लेकिन एक ही दाता परमाणु के साथ वो सहसंयोजी या उप सहसंयोजी आबंध बनाता है। जैसे कि एक लिगेंड लिया CN, अब ये CN के पास, N के पास दाता परमाणु होंगे इस तरह से, लेकिन ये एक साथ सारे दाता परमाणु के साथ नहीं जुड़ेगा, केवल एक अपने पेयर के साथ इस धातु के साथ जुड़ जाता है। ऐसा कोई भी लिगेंड जो केवल अपने पास 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होने के बावजूद एक ही दाता परमाणु के साथ धातु से जुड़ता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड या फिर उभय दंतुक लिगेंड कहलाता है। अगला प्रश्न इसी चैप्टर से, एक उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक को
शो करते हैं EAN नंबर से, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसका फॉर्मूला होता है Z माइनस एक्स। Z क्या होगा? धातु का परमाणु क्रमांक प्लस L इंटू डी, डी क्या होगा और L क्या होगा? L होगा नंबर ऑफ लिगेंड, डी होगी दंतुकता डेंटाइसिटी, इंटू 2। 2 क्या होगा? एक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी लिगेंड अब होंगे। देखो, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु आयन उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को बताता है प्रभावी परमाणु क्रमांक। ये इसका एक फॉर्मूला है। अब इसे निकालते कैसे, उदाहरण द्वारा समझाइए। कोई एग्जाम्पल लिया इसका कि CuNH3 का होल 6 और 3 प्लस। अब हमें इसका निकालना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN नंबर या फिर प्रभावी परमाणु क्रमांकों की संख्या इसमें निकालनी है। तो Z क्या था भाई? धातु का परमाणु क्रमांक, धातु क्या? कॉपर, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। उसके बाद X क्या है? X होगा इसके अंदर ऑक्सीकरण संख्या, धातु कितनी निकल आएगी? उदासीन होता, खाली कितनी बची? 3 माइनस कर देंगे, प्लस L क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड आए? 6। दंतुकता क्या है इसकी? 1, और क्या आ जाएगा? इंटू 2, क्योंकि एक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 29 माइनस कितना हो जाएगा? 26 बच रह गया। हाँ, 6 दूनी 12, 26 और 12 कितना आंसर आ जाएगा इसका? 38। तो ये थे भाई केमिस्ट्री फर्स्ट के अकार्बनिक रसायन के महत्वपूर्ण 2 नंबर वाले प्रश्न। और ऐसे ही 3 नंबर वाले प्रश्नों की एक वीडियो आई है। तब अगर और वीडियो चाहते हैं इस टाइप की, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराते रहे 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, या विकल्प या फिर न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट वाले, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और आने वाली वीडियो के साथ हमारे साथ जरूर जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।